Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am starting the new chapter, chapter number 11, Dual Nature of Matter and Radiation. Yes, इस लेक्चर में हम लाइट की ड्वेल नेचर के बारे में बात करेंगे, ड्वेल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन से। जब भी हमने लाइट की बात की, लाइट को हमने हमेशा एक वेव के फॉर्म में देखा और वेव के फॉर्म में ही समझा। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि इसी से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे फिनोमेना देखे जो लाइट की रेडिएशन से प्रूफ होते हैं या फिर लाइट के वेव नेचर से प्रूफ होते हैं। इसमें कुछ हो सकता है इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे, कुछ फिनोमेना ऐसे भी थे जो लाइट के वेव नेचर से प्रूफ नहीं हो पा रहे थे। तब वहाँ पर लाइट को कंसिडर किया गया एक पार्टिकल। यस, लाइट को एक पार्टिकल कंसिडर किया गया और इस पार्टिकल को नाम दिया गया फोटोन। सो द फिनोमेना सच एज द इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन were successfully explained on the basis of the wave nature of light. On the other hand, photoelectric effect, Compton effect, etc. can be explained on the basis of the quantum nature of the radiation. लाइट के जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट थे, इस तरह के जो फिनोमिना थे लाइट के, ठीक है, जो हम हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, इसे लाइट के वेव नेचर की मदद से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है और इसे समझा जा सकता है। बट इसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक फिनोमिना थे लाइट के, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह के जो इफ़ेक्ट थे, इसे लाइट के पार्टिकल नेचर की मदद से या फिर लाइट के क्वांटम नेचर की मदद से हम लोग समझ सकते हैं इजीली। फॉर इंस्टेंस, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन द फोटोन ऑफ रेडिएशन स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, it gives up its all energy to the single electron in an atom, and the electron is locked out of the metal. It carries a part of energy of the incident photon. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नॉर्मली एक लाइट की रेडिएशन, एक हाई इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट रेडिएशन जब किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट किया जाता है, तो उस मेटल प्लेट से एसोसिएटेड जो एटम्स हैं और उन एटम्स से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस लाइट से एनर्जी लेकर, लाइट से एनर्जी एक्वायर करके ऑब्वियसली सेल्स से बाहर आ जाते हैं। इट मीन्स कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमर्जेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फिनोमेना था, ये तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब हम लाइट को एक पार्टिकल समझें और ये इस तरह से समझें कि लाइट में बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं। वो पार्टिकल्स जब एटम से टकराए या उस मेटल से एसोसिएटेड जो एटम्स हैं उनसे टकराए, उनसे स्ट्राइक हुए और उन्होंने, उन पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर दी और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जाइज होकर उन फोटॉन से, उन पार्टिकल से एनर्जी लेकर अपने बॉन्डिंग से बाहर आ गए, अपने बॉन्डिंग से इमर्ज आउट हो गए या उस पर्टिकुलर सेल से इमर्ज आउट हो गए। तो बेसिकली ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसे भी सिर्फ और सिर्फ हम लाइट के पार्टिकल नेचर की मदद से ही समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, कॉम्पटन इफेक्ट के केस में, इन कॉम्पटन इफेक्ट, व्हेन द एक्स-रे फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन, the electron recoils along the definite direction with the some energy depending upon the direction along which the incident photon is scattered. कॉम्पटन इफेक्ट में इट मीन्स कि जब हम बेसिकली एक्सरे रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, तो इन एक्सरे रेडिएशंस में मौजूद जो फोटॉन्स है, अगर हम एक्सरे रेडिएशंस को भी एक पार्टिकल के फॉर्म में समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि एक्सरे रेडिएशंस में भी लाइट पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, और ये फोटॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, उससे स्ट्राइक होते हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स रिकॉइल होता है और ऑब्वियसली अपने पर्टिकुलर पाथ से डाइवर्ट भी हो जाता है। इस तरह के जो केसेस थे, इस तरह के जो फिनोमेनास थे, इसे हम लाइट के पार्टिकल नेचर की मदद से समझ सकते थे। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि लाइट जो है वो बेसिकली दो तरह के नेचर रखता है। लाइट एक वेव की तरह भी है और लाइट एक पार्टिकल की तरह भी है। जब जैसी रिक्वायरमेंट हो, जब जिस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं या जिस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर उसे समझ रहे हैं, उसके लिए डिज़ायरेबल जो भी नेचर होता हो, उस नेचर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। इसीलिए यहाँ पर लाइट को हमेशा कहा जाता है कि इसके पास दो नेचर होते हैं, ये ड्वेल नेचर रखता है। ये एक वेव की तरह भी बिहेव करता है और ये एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। फ्रॉम दीज टू इफेक्ट इट अपीयर्स एज ए पार्टिकल, फोटोन ऑफ द रेडिएशन इज कोलाइडिंग अगेंस्ट द अनदर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें,
कि किन किन केसेस में लाइट को एज ए वेव कंसिडर किया जाएगा और किन किन केसेस में लाइट को एज ए पार्टिकल कंसिडर किया जाएगा, और ऐसे कौन से इफेक्ट हैं जिसमें लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों ही कंसिडर किया जा सकता है। सो द वेरियस फिनोमिना कंसर्निंग रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। ठीक है, the phenomena, the first one is this: the phenomena such as interference, diffraction, polarization, etc., in which the interaction of radiation takes place with the radiation itself। ठीक है, अगर हम बात करें फिनोमिना, ऐसे फिनोमिना जैसे इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, इस तरह के फिनोमिना में नॉर्मली एक रेडिएशन दूसरी रेडिएशन के साथ में इंटरेक्ट होती है, एक रेडिएशन दूसरी रेडिएशन के साथ में इंटरेक्ट होती है। तो इस तरह के फिनोमिना में ईजीली समझा जा सकता है अगर हम लाइट को एक वेव कंसिडर करें। ठीक है, सो द सच फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ द रेडिएशन ओनली। इस तरह के फिनोमिना को हम लाइट के वेव नेचर से इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अदर देन इट, द फिनोमिना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा, इन विच द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस विद द मैटर। ठीक है, पर इस तरह के फिनोमिना जैसा अभी हमने डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इस तरह के जो फिनोमिना है, इन फिनोमिनाज में नॉर्मली लाइट इंटरेक्ट करता है किसी पार्टिकल से, किसी चार्ज से। ठीक है, सो द फिनोमिना सच एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेट्रा, इन विच द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस विद द मैटर, किसी मटेरियल से इंटरेक्ट हो रहा है अगर लाइट, या किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट हो रहा है, सो इस तरह के फिनोमिना को हम लाइट के पार्टिकल नेचर से या क्वांटम नेचर से ही समझ सकते हैं। So such a phenomena can be explained on the basis of quantum nature of the radiation. The phenomena such as rectilinear propagation, reflection, refraction, etc., in which the interaction of radiation takes place neither with itself nor with the matter। ठीक है, कुछ ऐसे फिनोमिना भी होते हैं जिसमें लाइट का इंटरेक्शन या रेडिएशन का इंटरेक्शन या ना तो किसी पर्टिकुलर रेडिएशन से होता है, ना ही किसी मटेरियल से होता है। लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, एक लाइट वेव ट्रैवल कर रही है कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट में, तब ना तो इसका इंटरेक्शन किसी वेव से हो रहा है, मतलब हम भी फिलहाल ऐसा कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि इसका इंटरेक्शन किसी वेव से हो रहा है या फिर किसी पार्टिकल से स्ट्राइक हो रही है। लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट वेव बेसिकली, रिफ्लेक्शन के केस में हम कंसिडर करते हैं कि लाइट वेव आकर किसी पर्टिकुलर सरफेस पर स्ट्राइक हुई और फुली रिफ्लेक्ट हो गई उसी पर्टिकुलर मीडियम में, तब यहाँ पर भी हम उस सरफेस के साथ में इसके इंटरेक्शन को कंसिडर नॉर्मली नहीं करते। या फिर हम रिफ्रैक्शन की बात करें, जब लाइट वेव एक मीडिया से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और अपने पाथ से डाइवर्ट होती है, तो इस तरह की जो फिनोमेना है लाइट के, इनमें नॉर्मली हम लाइट वेव को या किसी पर्टिकुलर वेव को का इंटरेक्शन ना तो किसी रेडिएशन के साथ में, किसी दूसरी वेव के साथ में कंसिडर करते हैं, ना ही किसी मटेरियल के साथ में कंसिडर करते हैं। तो इस केस को बेसिकली बहुत अच्छे से हम लाइट के ड्वेल नेचर, दोनों ही नेचर से इजीली समझ सकते हैं। हम कंसिडर कर सकते हैं कि लाइट अगर एक पार्टिकल की तरह है तो भी वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन परफॉर्म करेगा, रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा, रिफ्रैक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर हम लाइट को या फिर वेव, एक वेव की तरह समझें, तब भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन परफॉर्म करेगा। सो the phenomena such as the rectilinear propagation, reflection and refraction etc., in which the interaction of radiation takes place neither with itself nor with the matter। ठीक है, ना तो रेडिएशन से इसका इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही किसी मटेरियल से इसका इंटरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। सो सच ए फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ द टू नेचर्स ऑफ द रेडिएशन। इस तरह के फिनोमिना को हम दोनों ही नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों ही नेचर हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर लाइट के। So it may be pointed out that in a particular experiment radiation has a particular nature, either it possesses a wave nature or particle nature। सो लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड जो फिनोमिना थे, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इस तरह के तो हमने काफ़ी फिनोमिना देखे हैं लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में भी, और काफ़ी लेक्चर्स में इसे एक्सप्लेन भी किया गया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना की यहाँ पर बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बेसिकली ताल्लुक़ रखता है लाइट के पार्टिकल नेचर से। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में है क्या? अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पर, किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पर या किसी मटेरियल पर अगर हम कोई लाइट वेव को इंसिडेंट करते हैं, किसी हाई इंटेंसिटी या हाई फ्रिक्वेंसी लाइट को जब इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ पर लाइट वेव या फिर उस लाइट वेव में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लाइट को एक पार्टिकल्स भी कंसिडर कर रहे हैं, सो लाइट में मौजूद जो पार्टिकल हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, ये फोटोन एनर्जाइज पार्टिकल होते हैं, एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। ये एनर्जी पार्टिकल्स जब स्ट्राइक होते हैं किसी मटेरियल से, तो ये अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं
उस पर्टिकुलर मटेरियल में मौजूद एटम्स को, और वो एटम्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जाइज होकर उस पर्टिकुलर मटेरियल या मैटर से बाहर आने लगते हैं। सो हॉलवेच ने डिस्कवर किया था बेसिकली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और फिर बाद में जे थॉमसन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म में शो किया और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर डिस्कवर किया। सो द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। अगर हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में जो एटम्स होते हैं उस एटम्स में जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ऑब्वियसली एनर्जाइज होकर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ सकते हैं। सो द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट, ठीक है, इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स सो इमिटेड वे आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट होकर बाहर आ रहे हैं मेटल प्लेट से, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स कि द इलेक्ट्रॉन्स का इमरजेंस हुआ यहाँ पर फोटोन की वजह से। जो फोटो वर्ड बेसिकली यहाँ पर फोटोन को डिफाइन कर रहा है, और फोटोन क्या है, फोटोन इज बेसिकली द एनर्जी पार्टिकल्स विच एग्जिस्ट इन द लाइट, विच एग्जिस्ट इन द लाइट और द लाइट वेव, ठीक है। सो ये जो इमर्जेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो जे थॉमसन शोड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने प्रूफ किया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट होकर बाहर हुए हैं ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ही हैं जो एटम्स के अंदर लाई करते हैं, ये कोई अलग स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इसे प्रूफ किया था। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं कि बेसिकली जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें हम किसी मेटल प्लेट पर एक पर्टिकुलर हाई इंटेंसिटी हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट जब इंसिडेंट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स का इमरजेंस होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक करंट का फ्लो होगा, और करंट जो फ्लो होगी उसे हम फोटो करंट कहेंगे। तो ये जो फोटो करंट है ये बेसिकली लाइट के किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, क्या लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्या लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और अगर इन दोनों पैरामीटर्स को भी छोड़ दें तो ऐसे और कौन से दूसरे पैरामीटर्स हैं जिस पर ये फोटो करंट डिपेंड करेगी, ठीक है। सो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, इसी ऑब्जर्वेशंस के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी जो थी वो लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस हुई। So in 1900 लेनार्ड studied the photoelectric effect experimentally। लेनार्ड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह की स्टडी की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से जिसने डिफाइन किया। सो यहाँ पर इट अप द apparatus consist of the evacuated glass tube fitted with the two electrodes। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब थी, इवैक्यूएटेड मतलब पूरी तरह से वैक्यूम, इसमें किसी तरह का कोई एयर नहीं है, एक तरह की वैक्यूम ग्लास ट्यूब थी। यहाँ पर इसमें दोनों तरफ दो इलेक्ट्रोड थे। द फर्स्ट वन, एक इलेक्ट्रोड को कहा जाता है इमिटर और दूसरे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कलेक्टर। यहाँ पर ई और सी से रिस्पेक्टिवली ये डिफाइन है। देन द इलेक्ट्रोड ई इज कॉल्ड द इमिटर एंड द अदर इलेक्ट्रोड सी इज कॉल्ड द कलेक्टर, ठीक है। अ वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द टू इलेक्ट्रॉड्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉड्स जो है इनके अक्रॉस हम एक वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई हुई है और एक यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया है। ये रियोस्टेट क्या करेगा, एक वेराइंग पोटेंशियल, ठीक है, एक वेरिएबल पोटेंशियल अप्लाई करेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉड्स के बीच में। और ऑब्वियसली the polarity of the electrons E and C can be reversed, thus the collector C can be maintained at the positive or negative with respect to the emitter E। यहाँ पर C और E इमिटर और कलेक्टर इन दोनों की पोलरिटी को रिवर्स भी कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि कलेक्टर को हम नेगेटिव रख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इमिटर, या फिर इसे पॉजिटिव भी रखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू इमिटर। सो पोलरिटी कलेक्टर की और इमिटर की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम लोग यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Thus, the intensity and the frequency of light incident on the emitter can also be varied। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक विंडो हमें इमिटर के पास नज़र आ रही है। इस विंडो से हम बेसिकली यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करते हैं। जो हमें लाइट इंसिडेंट करना है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करेगा, है ना, इट मीन्स कि हम यहाँ से इस पर्टिकुलर विंडो से फोटॉन्स को एंट्री देंगे यहाँ पर अंदर आने के लिए। सो ये विंडो जो है यहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटी
होगी वो वेरिएबल हो सकती है। इट मीन्स कि यहाँ से जो लाइट एंटर होगा उस लाइट की इंटेंसिटी को हम यहाँ पर वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, वो जो यहाँ पर शो फिलहाल नहीं है। When the suitable radiation is incident on the emitter, electrons are ejected from the surface. If the collector is at the positive potential with respect to the emitter, the electrons are attracted by it. It leads to the flow of current, called the photocurrent in the circuit, which is measured by the microammeter mu A. हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत इजीली कि सपोज अगर थोड़ी देर के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है कि कलेक्टर इज़ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द इमीटर, अगर कलेक्टर को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। सो कलेक्टर अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर है, जैसा कि यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन से हम देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर रिवर्स है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों कनेक्शन हम यहाँ पर शो करेंगे। सो फिलहाल फर्स्ट कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि कलेक्टर सी इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर। इट मीन्स इमीटर कैसा है, नेगेटिवली टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर बैटरी की पोलरिटी को हम थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर दें, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। सो व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसी ये कंडीशंस आती है, उन कंडीशंस में जब हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का लाइट जब यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली इस लाइट में कौन है, फोटॉन्स, और ये फोटॉन जब स्ट्राइक होंगे इस इलेक्ट्रोड से, इस इलेक्ट्रोड से जब स्ट्राइक होंगे तो इस इलेक्ट्रोड से वो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से इमिट होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो ऑब्वियसली वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे बहुत तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से वो कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से एक करंट फ्लो होगी, उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट। सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें करंट का एक फ्लो देखने को मिलेगा। सो इस तरह से यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसे हम कहेंगे फोटो करंट। So the photo current can be increased or decreased by varying potential of the collector with respect to emitter. So इस फोटो करंट को हम ऑब्वियसली वेरी कर सकते हैं। अगर हम इस कलेक्टर टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल पर जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी अप्लाई कर रखी है, अगर हम इसे वेरी करेंगे तो ऑब्वियसली इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम इजीली फोटो करंट को भी वेरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर इंसिडेंट जो रेडिएशन है इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर के कलेक्टर टर्मिनल पर पॉजिटिविटी अगर इंक्रीज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से अपनी इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट का फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमने पॉलरिटी कम कर दी, कलेक्टर टर्मिनल पे जो पॉलरिटी है पॉजिटिव, अगर इसे हमने डिक्रीज़ किया तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन पावर जो है इन इलेक्ट्रॉन्स का वो थोड़ा सा लूज़ होगा, जिसकी वजह से करंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस तरह से अगर हम करंट को फ्लो करना चाहते हैं, अगर इस करंट को जिसे हम फोटो करंट कह रहे हैं, फोटो करंट को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस वेराइंग पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को वेरी करके हम इजीली करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस करंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है यहाँ पर वो है माइक्रो एमीटर। आप देख सकते हैं बहुत इजीली यहाँ पर वो फिटेड है सीरीज इन द सीरीज विद दिस पर्टिकुलर ट्यूब। ऑन द अदर हैंड व्हेन द कलेक्टर इज मेंटेन्ड एट द नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द इमीटर, जैसा अभी हमने कहा था कि सपोज इस जो कलेक्टर टर्मिनल है इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पोलरिटी पर सेट कर सकते हैं। तो हमने पॉजिटिव अगर हम कलेक्टर को पॉजिटिव रखते हैं और इमीटर को नेगेटिव पोलरिटी पर रखते हैं तो इसका इफेक्ट हमने देख लिया कि यहाँ पर एक फोटो करंट जो है वो फ्लो होगी। अब अगर इसका रिवर्स, अगर कलेक्टर यहाँ पर नेगेटिवली पोलराइज्ड होता, या कलेक्टर टर्मिनल पर अगर हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और इमीटर टर्मिनल पर अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव इमीटर टर्मिनल को अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, इट मीन्स बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तो होता ही होता है। इट मीन्स कि जब रेडिएशंस यहाँ से एंटर होती, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन जब यहाँ से इंसिडेंट होती, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करना शुरू कर देते, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का जब एमिशन होता तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स घूमना चाहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स में अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं, अब वो इस कलेक्टर के अट्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर कलेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन क्या होगा, वहीं पर कलेक्टर क्योंकि निगेटिवली टर्मिनल पर कनेक्टेड है और निगेटिवली पोलराइज्ड है, इसलिए कलेक्टर अपनी नेगेटिविटी की वजह से इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करना शुरू कर देगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर अपने नेगेटिव पोलरिटी की वजह से इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में ऑब्वियसली
जो करंट का फ्लो है, अब करंट का जो फ्लो है वो ऑब्वियसली अभी भी यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कलेक्टर टर्मिनल की नेगेटिव पोलरिटी पर। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम नेगेटिविटी इंक्रीज करते जाएं, इट मीन्स नेगेटिव पोलरिटी को, कलेक्टर टर्मिनल की नेगेटिव पोलरिटी को इंक्रीज करते जाएं विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा। जब रिपल्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं यहाँ से उनकी क्वांटिटी में भी कमी आएगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब कम होंगे, फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर फोटो करंट भी डाउन होगी, फोटो करंट भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। सो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा होगा जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी होने के बावजूद भी इस कलेक्टर टर्मिनल के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएंगे, और ये कलेक्टर टर्मिनल का जो रिपल्शन है वो बेसिकली कम्प्लीटली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्टॉप कर देगा। और जब कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा तो यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है वो करंट भी पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगी। सो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल कहलाएगा, जिस पोटेंशियल पर इस कलेक्टर टर्मिनल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है, इसे कहेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसे कहा जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली डिफाइन करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को। इट मीन्स कि अगर हम मेज़र करना चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब हम यहाँ पर इस अमाउंट की एनर्जी को क्रिएट कर दें। अगर यहाँ से जो रिपल करने वाली जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिपल कर रही है, अगर इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो पर्टिकुलर पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर कम्प्लीटली बंद हो गया, हम ये मान सकते हैं कि अब यहाँ पर इतनी एनर्जी क्रिएट हो चुकी है जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो यहाँ पर फाइनली the electrons which have the sufficient kinetic energy reach the collector despite its negative polarity। जैसा मैंने आपसे कहा, the potential difference between the two electrodes act as a retarding potential। अब यहाँ पर जो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रॉड्स के बीच में, जो अभी हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल जो नेगेटिवली पोलराइज्ड है वो बेसिकली क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, तो ये रिपल्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक रहा है, कम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रिटार्ड कर रहा है। सो एज द कलेक्टर इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव, fewer electrons will reach to the collector and the photoelectric current recorded by the microammeter will decrease। जैसा मैंने कहा, इन केस द रिटार्डिंग पोटेंशियल इक्वल्स V0, अगर रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू अगर V0 के इक्वल हो जाए, जिसे हम कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, no electron will reach to the collector and the current will become zero। In such a case the work done by the stopping potential is equal to the maximum kinetic energy of the electrons। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो बेसिकली वो डिफाइन करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम मल्टीप्लाई करें इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ई, सो ऑब्वियसली ये डिफाइन करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, जो है हाफ mv²। और यहाँ पर हाफ v² क्या है, v² इज़ अ वेलोसिटी, v इज़ अ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं EV0 इज इक्वल्स टू हाफ mv max²। यहाँ पर V0 इज़ अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़ कांस्टेंट, हमेशा चार्ज क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो फाइनली अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट V0 इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाफ mv max²। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है, थस स्टॉपिंग पोटेंशियल गिव्स द एस्टिमेट ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स में बी इमिटेड। सो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन कर रहा है। सो फाइनली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आ चुका है, जो रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लॉ है, जो फोटो इमिशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, या फोटो इमिशन जो इफेक्ट हो रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल की वजह से, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लॉ देखने को मिलते हैं, या फिर ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं उसे लॉ का नाम दिया गया। सो लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या दिखाते हैं, क्या शो करते हैं, चलिए देखते हैं वन बाय वन। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट शोन इन द फिगर कैन बी यूज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट विद द चेंज इन
इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखा है, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में जो फोटो करंट है वो फोटो करंट इफेक्ट हो सकती है। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इट मीन्स कि अगर इंसिडेंट लाइट जो विंडो से एंटर हो रहा है इसकी इंटेंसिटी में अगर वेरिएशन कर दिया जाए और पोटेंशियल को हम कांस्टेंट रख दें, तब भी क्या होगा, फोटो करंट वेरी होगी। फोटो करंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है बाय द वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, तब भी यहाँ पर फोटो करंट वेरी हो सकती है। और द थर्ड वन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉड्स, ये हमने देखा है कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम वेरी करते हैं दो इलेक्ट्रॉड्स के बीच में, तो फोटो करंट किस तरह से वेरी होगी। सो द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लीड टू द वेरियस कंक्लूजन विच बिकम्स नोन एज अ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इस तरह की जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस थी, ये जो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने जो डिस्कस किए अभी, जो फोटो करंट को अफेक्ट कर रहे थे, इनके जो कंक्लूजन्स थे वो बेसिकली लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के नाम से फेमस हुए। द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस मेड एंड द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम देम आर एक्सप्लेन्ड बिलो। कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन्स थे। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो था वो यह था, द इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव द सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। So the emission of photoelectrons takes place only when the frequency of the incident radiation is above the certain critical value. इट मीन्स कि फोटोन का एमिशन तभी होगा जब एक स्पेसिफिक अमाउंट या एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट होगी तो ही। इट मीन्स कि जो इंसिडेंट लाइट है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है, इस क्रिटिकल वैल्यू को हम नॉर्मली कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। सो the critical value of the frequency is known as the threshold value of the metal used to make the emitter. Suppose that when the light of the certain frequency is incident over the emitter of the photoelectrons emitted, to make the photoelectric current zero, a particular value of the stopping potential will be needed. ठीक है, हमने देखा कि नॉर्मली अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को हम जीरो करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ वी गो ऑन रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल ऑल्सो गो डिक्रीजिंग। अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को और रिड्यूस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कम कर दें, इट मीन्स ज़्यादा बहुत ही कम पोटेंशियल पर ही हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो मिल जाए, तो इसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस करें तो भी हम इजीली करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो at the certain value of frequency v nu zero, the photoelectric current will become zero even when the no retarding potential is applied. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर अगर हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है, अगर जो हमारा रेडिएशन है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर हम रिड्यूस करें, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को अगर हम पर्टिकुलर लेवल से रिड्यूस कर दें और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल को अगर हम ज़्यादा ना बढ़ाएं, ठीक है, कम ही रहने दें, तो भी हमें बहुत कम पोटेंशियल पर यहाँ पर फोटो करंट जीरो मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया। जब फ्रीक्वेंसी को हम रिड्यूस कर देंगे तो ऑब्वियसली जो फोटॉन्स है उन फोटॉन्स की एनर्जी डाउन होगी, और वह फोटॉन्स की जब एनर्जी कम होगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट नहीं कर पाएंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट नहीं होंगे तो इसलिए ये बहुत ही कम पोटेंशियल पर यहाँ पर हम करंट को ज़ीरो कर सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर लोअर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर हमें करंट ज़ीरो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा इमर्ज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशन यहाँ पर इंसिडेंट नहीं हो रही है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में, at a certain value of frequency nu zero, the photoelectric current will become zero even when the no retarding potential is applied. This frequency nu zero corresponds to the threshold frequency for the metal surface. It shows that the emission of the photoelectrons does not take place till the frequency of incident light is above this value. हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में बहुत इजीली कि यहाँ पर ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी ज़ीरो एंड फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम न्यू ज़ीरो को अगर बढ़ाते हैं, इट मीन्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी डाउन होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यू ज़ीरो जो स्टॉपिंग जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी की क्रिटिकल वैल्यू है, इस क्रिटिकल वैल्यू के बाद हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना भी रहे लेकिन हमें करंट नहीं मिलेगी।
करंट की वैल्यू यहाँ पर अपीयर नहीं होगी। तो ईजिली हम यहाँ पर इस ग्राफ से इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो सेकंड कंक्लूजन है, द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स एज सून एज द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन तभी होगा जब इस पर लाइट इंसिडेंट होगा। इट मीन्स अगर लाइट इंसिडेंट ही नहीं होगा एमीटर पर, तो हम पोटेंशियल की वैल्यू कितनी भी रखें, यहाँ से फोटो करंट कभी भी फ्लो नहीं होगी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ द फोटोन एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 10⁻⁻⁹ सेकेंड। इट मीन्स जो फोटॉन्स का इंसिडेंट से इमीटर पर जब फोटोन इंसिडेंट होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इसके बीच का जो टाइम लैग होगा, इट मीन्स यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये जो टाइम लैग होगा ये होगा नैनो सेकंड में। इट मीन्स 1 नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड का। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, जो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस, डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ करें, अगर फ्रीक्वेंसी के बजाय अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें, इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी को कम ही रहने दें लाइट की, और उसकी इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएं, तब भी यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं, फोटो करंट की क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं। इसे भी हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से। सपोज दैट द कलेक्टर इज मेंटेन्ड एट द फिक्स्ड पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द इमीटर एंड लाइट of the fixed frequency nu greater than the threshold frequency nu 0 for the emitter is incident। ठीक है, अगर सपोज हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पोटेंशियल अप्लाई किया था, यहाँ पर हमने पोटेंशियल को फिक्स कर दिया है। सपोज हमने यहाँ पर कलेक्टर को पॉजिटिव और एमिटर को नेगेटिवली यहाँ पर कनेक्शन करके यहाँ पर एक फिक्स पोटेंशियल इसे अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर हम एक रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू फिक्स कर दी है हमने, इसे हम वेरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है उससे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर एक कांस्टेंट अमाउंट की करंट कंटिन्यूसली फ्लो होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी को वेरी करें, तो इस इंटेंसिटी को वेरी करके हम बेसिकली यहाँ से फ्लो होने वाली करंट को वेरी कर सकते हैं। सो द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड एंड करस्पॉन्डिंग फोटो करंट इज नोटेड ईच टाइम इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट लाइट एल। द फोटो करंट आई विल बी शोन इन द फिगर। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है लाइट इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच का। यहाँ पर ये कब, जब हमने पोटेंशियल को भी कांस्टेंट कर रखा है, वोल्टेज को, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को भी कांस्टेंट कर रखा है, ये दोनों ही पैरामीटर कांस्टेंट है। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली फोटो करंट भी इंक्रीज़ होती जा रही है। इट मीन्स कि फोटो करंट लाइट की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। ये ज़रूर नहीं कि वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी पर और पोटेंशियल पे तो डिपेंड करती है, लेकिन अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट हो जाए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस द फोटो करंट विल डिपेंड्स ऑन द लाइट इंटेंसिटी। द लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी, फोटो करंट इंक्रीज़ होगी। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे कम होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर लाइट फोटो करंट डिक्रीज़ होगी, क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, अगर हम उसे आई से रिप्रेजेंट करें, तो लाइट की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है करंट के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इट मीन्स, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बेसिकली जो है पावर या एनर्जी को डिफाइन करता है। तो यहाँ से ये भी प्रूफ होता है कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी, रेडिएशन में मौजूद जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और एनर्जी जब वो इंक्रीज़ होगी, सो इमीटर से स्ट्राइक होने के बाद वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर लाइट इंटेंसिटी कम रहेगी, तो ऑब्वियसली फोटॉन्स के पास एनर्जी कम रहेगी, और एनर्जी अगर कम होगी तो वो कम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज होने के लिए। सो ये कंडीशंस यहाँ पर प्रूफ करती है कि द फोटो करंट is basically depends on the intensity of the light. The straight line graph indicates that the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident light. इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंक्लूजन इसमें आया है, द फिगर, आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को भी देख सकते हैं यहाँ पर। फिगर 1.04 shows that the graph between the potential and the collector and the photo current for the incident light of the two different frequencies nu1 and nu2 but the same intensity L. For incident light of the given intensity and the frequency, if the collector is made gradually more and more positive, the photocurrent is found to increase with the increasing collector potential. A stage comes when the photocurrent becomes maximum and do not increase further with the increase in the collector potential. This maximum value of the photocurrent is called the saturation current.
इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम इजीली देख सकते हैं, ग्राफ है बेसिकली करंट और जो हम कलेक्टर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके बीच में। हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम कलेक्टर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने दो रेडिएशंस का यूज़ किया है, दो अलग अलग रेडिएशंस जो विंडो से इंसर्ट होकर इमीटर पर इंसिडेंट हो रही थी। यहाँ पर हमने दो डिफरेंट रेडिएशंस का यूज़ किया। सपोज दोनों रेडिएशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है, पहली रेडिएशन है न्यू वन फ्रिक्वेंसी की, दूसरी है न्यू टू फ्रिक्वेंसी की, और यहाँ पर इंटेंसिटी हमने इन दोनों रेडिएशंस की कांस्टेंट रखी है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि भले ही रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो, जैसे जैसे हम कलेक्टर पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर करंट का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होता जाएगा कंटिन्यूसली, और इंक्रीज़ होने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पर हम कलेक्टर पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज़ कर दें, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे सैचुरेशन करंट। इट मीन्स ये जो पोर्शन है करंट का ये कहलाएगा सैचुरेशन फोटो करंट। ये सैचुरेशन वर्ड ये डिफाइन करता है कि आप कलेक्टर पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज़ करते जाइए, अब करंट की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। It corresponds to the stage when all the photoelectrons emitted by the emitter are collected by the collector। ये बेसिकली फोटो सैचुरेशन करंट ये शो कर रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज हो सकते थे एमिटर से वो सारे हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमर्ज नहीं होंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा जब इमर्ज नहीं होंगे तो करंट की वैल्यू भी इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। ऑन द अदर हैंड द कलेक्टर इज ग्रेजुअली मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इमीटर, the photocurrent is found to be decreased rapidly. It is because the electrons are repelled back by the negative collector, and only the electrons having the energy enough to overcome the effect of retarding potential are able to reach the collector. If the collector is made further negative, a stage comes when the photocurrent becomes zero. This negative value of the collector potential gives the stopping potential corresponding to the frequency of the incident light. हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि अगर सपोज हमने कलेक्टर को नेगेटिवली कर दिया, यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं ग्राफ के राइट हैंड साइड में ये कलेक्टर की पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। अब अगर सपोज हमने कनेक्शंस को रिवर्स कर दिया और कलेक्टर को रिवर्स कर दिया या कलेक्टर को नेगेटिवली टर्मिनल से कनेक्शन किया हुआ है, तब इस केस में हम देख सकते हैं जब कलेक्टर नेगेटिवली टर्मिनल पर कनेक्टेड था तब यहाँ पर एक रिटार्डिंग पोटेंशियल जनरेट हो रहा था जो कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम कलेक्टर का नेगेटिविटी बढ़ाते जाएंगे, कलेक्टर की नेगेटिव पोलरिटी इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पर रिटार्डिंग पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे तो ऑब्वियसली करंट का लेवल कंटिन्यूसली डाउन होता जाएगा। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यू टू फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज़्यादा है न्यू वन से, इट मीन्स जिस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिस पर्टिकुलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो थोड़ी सी लेट, वो उसे ज़ीरो होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है वो थोड़ी जल्दी ज़ीरो हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि बेसिकली हायर इंटेंसिटी या हायर फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडिएशंस होगी वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी या उसे ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो लोअर फ्रिक्वेंसी वाली करंट होगी उसे ज़ीरो होने में कम टाइम लगेगा। सो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और फिर फाइनली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर लेवल पर जब कलेक्टर पोटेंशियल आपने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है, तब एक पर्टिकुलर लेवल पर जब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर हमें अचीव हो गया है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लिए जल्दी अचीव हो गया है और न्यू टू फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा बाद में अचीव होगा। ठीक है, सो फाइनली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन पर। The maximum kinetic energy with which the photoelectrons are emitted from the metal surface depends only upon the frequency of the incident light and it's independent of the intensity। अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है दोनों ही फ्रीक्वेंसी की, तो हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर जो फोटो करंट है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पर भी डिपेंड करती है। अब यहीं पर इसका अपोजिट हम एक कंडीशन और कंसिडर कर सकते हैं। अगर सपोज हमने यहाँ पर रेडिएशन की वैल्यू को कांस्टेंट कर रखा है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को कांस्टेंट कर रखा है, और यहाँ पर अगर हम दो अलग अलग इंटेंसिटी की रेडिएशन यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्यूब के में, सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, दो ऐसी रेडिएशन जिनकी इंटेंसिटी अलग अलग है L2 एंड L1 और L2 इज़ ग्रेटर देन L1। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर कलेक्टर पोटेंशियल को जब हमने पॉजिटिव कर रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें सैचुरेशन लेवल, करंट का सैचुरेशन लेवल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन जिस पर्टिकुलर
हायर इंटेंसिटी वाली रेडिएशन की वजह से जो करंट होगी, जो फोटो करंट मिलेगी हमें, उसका सेचुरेशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, जबकि लोअर इंटेंसिटी वाली रेडिएशन की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल रही है उसका सेचुरेशन लेवल कम होगा। ठीक है, हम इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं और ये प्रूफ कर रहा है कि बेसिकली जो फोटो करंट की वैल्यू है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन कांस्टेंट हो। वहीं पर अगर हम देखें तो अगर हमने कलेक्टर को निगेटिवली पोलराइज कर दिया है, सो निगेटिवली पोलराइज करने के बाद क्या होगा, निगेटिवली पोलराइज करने के बाद या निगेटिव पोलरिटी से कनेक्शन करने के बाद जैसे जैसे हम कलेक्टर को निगेटिवली कलेक्टर की नेगेटिव पोलरिटी को इंक्रीज करते जाएंगे, ऑब्वियसली हम रिटार्डिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करते जा रहे हैं और एट द एंड जब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अचीव होगा V0, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही रेडिएशन दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की रेडिएशन के लिए यहाँ पर सेम होगा। हम इजीली देख सकते हैं, इट मीन्स यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दोनों ही रेडिएशंस के लिए कांस्टेंट होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रीवियस वाले ग्राफ में हमने इजीली देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। आई होप आपको ये सारे कंक्लूजन समझ में आए होंगे। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा आप, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू।